हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेट। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हेडिंग हम दिए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट। सबसे पहला रेट होता है एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है जरा समझ लो। रेट मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय नोइंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट टू डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो रेट मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम मतलब फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम में टाइम ऐसा टाइम आपको दे दे जिसके बीच का गैप हम मेजर कर सकते हैं। जैसे 10 से 30 हो गया, 10 से 40 हो गया, तो इसके बीच का हम लोग गैप मेजर कर सकते हैं। तो इस गैप के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा उसको एवरेज से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मतलब एवरेज रेट में क्या होता है, इसमें जो चेंज इन जो टाइम होता है, चेंज इन टाइम कहने का मतलब जो डेल्टा टी होगा, ये जो होगा वो लार्ज चेंज होगा। क्या होगा? लार्ज चेंज। मतलब चेंज इन टाइम, इसमें डेल्टा टी वो क्या होगा? लार्ज चेंज होगा। उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब देखो, एवरेज जो रेट होता है, ए आर से हम लिखते हैं एवरेज रेट का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ पर डेल्टा टी आपको इस्तेमाल करना होगा। डेल्टा टी का मतलब होता है लार्ज चेंज। तो चेंज इन टाइम इसमें क्या होगा? डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब होता है लार्ज चेंज इन टाइम। लार्ज चेंज इन टाइम, तो एवरेज वाले में डेल्टा इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो एवरेज रेट बराबर क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब जानते भी हैं कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी रेट का इक्वेशन होता है। और यहाँ पे प्लस भी लगा दीजिए और यहाँ पे माइनस भी लगा दीजिए। क्यों सर प्लस माइनस दोनों क्यों लगा रहे हैं? अगर रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट निकालेंगे तो माइनस सिंबल लगाएंगे, और प्रोडक्ट के लिए निकालेंगे तो प्लस सिंबल लगाएंगे। तो अब हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए अलग अलग केस में हम लोग एवरेज रेट की बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें। अब जरा हम देखते हैं ध्यान से, यहाँ पर केस नंबर 1 हम यहाँ पर डिवाइड कर बांट रहे हैं। केस नंबर 1 हम देख रहे हैं एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। हम किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के बेसिस पर हम लोग रिएक्टेंट के विथ रिस्पेक्ट टू उसके रिस्पेक्ट में हम लोग एवरेज रेट देखने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान कॉन्संट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो कॉन्संट्रेशन होता है वो घटता है। कॉन्संट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्संट्रेशन क्या होता है? बढ़ता है। रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अब जरा देखो, हम दो टाइम कंसीडर कर रहे हैं, t बराबर t1 से t बराबर t2। अब देखो, इस दोनों टाइम के बीच में अच्छा खासा गैप है। ठीक है, t बराबर t1 से t बराबर t2। t बराबर t1 पर रिएक्टेंट, क्योंकि हम पहले हेडिंग दे चुके हैं, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C1 मान लेते हैं। t बराबर t2 पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C2 मान लेते हैं। अब t बराबर t1 से t बराबर t2 जा रहे हैं, तो C1 से C2। तो बताओ, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रिएक्शन के दौरान जैसे समय बढ़ेगा तो रिएक्टेंट क्या होगा? घटेगा ना। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? घटेगा। तो T1 से T2 जाएंगे तो C1 से C2 जाएंगे तो C2 का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट घटता है। मतलब C1 बड़ा है और C2 क्या है? छोटा है। अब हम लोग को निकालना है एवरेज रेट। तो आप जानते हैं कि एवरेज रेट हम जैसे ही निकालने जाएंगे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी वाला लगाएंगे फॉर्मूला। लेकिन इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? निगेटिव का साइन लगा देते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट में रेट में क्या होता है? निगेटिव साइन लगता है। वही निगेटिव साइन हम यहाँ से भी प्रूफ कर रहे हैं। तो बताइए, एवरेज रेट निकालने के लिए डेल्टा सी चाहिए, डेल्टा टी चाहिए? तुम खुद बताओ, डेल्टा सी निकालो। यहाँ पर डेल्टा सी निकालो C1 से C2। कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C2। इनिशियल शुरुआत में कितना है? C1। तुम खुद बताओ, इसमें आपका C1 बड़ा है और C2 छोटा है, तो ये वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? डेल्टा सी निकालने जाएंगे तो C2 माइनस C1,
तो ये तो वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, देखो C2 छोटा है C1 बड़ा है तो निगेटिव आंसर आएगा। एक और बात, डेल्टा टी निकाल लो, तो कैसे निकालोगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, T2 माइनस T1, और ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये टाइम बड़ा है और ये टाइम छोटा है, तो T2 माइनस T1 क्या आएगा, पॉजिटिव। और रेट का जो आंसर होता है, रेट हमेशा पॉजिटिव आता है, रेट क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, रेट हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज, हमेशा रेट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब जरा देखिए ध्यान से, तो अब चलो निकालो एवरेज रेट। एवरेज रेट निकालते हैं, क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो हम लोग क्या निकाल चुके हैं, C2 माइनस C1, ठीक है, C2 माइनस C1, और अपॉन T2 माइनस T1 निकाल चुके हैं। तुम बताओ C2 माइनस C1 का आंसर क्या है, निगेटिव है, इसका आंसर निगेटिव है, इसका आंसर पॉजिटिव है, और एवरेज रेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और इसका आंसर निगेटिव है, ऊपर वाले का आंसर निगेटिव, नीचे वाले का आंसर पॉजिटिव, तो निगेटिव ऊपर और ऊपर नीचे पॉजिटिव, तो मिला के निगेटिव होगा, लेकिन रेट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा कि ताकि इस निगेटिव वाले आंसर को ये माइनस 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 प्लस कर दे, क्या कर दे, माइनस माइनस प्लस, और नीचे तो प्लस सही है, तो ऊपर प्लस नीचे प्लस मिलके प्लस हो जाएगा। इसीलिए रिएक्टेंट वाले में इसको डेल्टा सी लिख सकते हैं, नीचे वाले को डेल्टा टी लिख सकते हैं, और यहाँ पे माइनस तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि C2 माइनस C1 मतलब डेल्टा सी का आंसर क्या आया है, निगेटिव, और माइनस लगा देंगे तो क्या कर देगा, माइनस माइनस प्लस। तो जब भी रेट निकालने जाते हैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में तो माइनस लगाया जाता है, ये भी यहाँ से प्रूफ हो गया। और एवरेज रेट का मतलब T1 से T2 फाइनाइट टाइम, मतलब 10 से 20 या 30 ऐसा टाइम जिसका बीच का गैप हम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब फाइनाइट टाइम के बीच में अगर आपसे रेट पूछेगा तो वो एवरेज है। तो T1 और T2 दोनों टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए, T1 पर C1 है और T2 पर C2 है, तो ऊपर से टाइम के गैप निकाल लें, नीचे से कॉन्सेंट्रेशन के गैप निकाल के, और फार्मूला एवरेज रेट का यही होता है, पुट करिए आंसर आ जाएगा, वो हम न्यूमेरिकल से देखेंगे। अब इसका हम बता रहे हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, ग्राफ से ज़्यादा देखते हैं इसको, पहले इसको नोट कर लें। अब देखते हैं ग्राफ, हम लोग एवरेज रेट का ग्राफ बनाने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, कॉन्सेंट्रेशन है, किसका कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का। इधर क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट, और ये सिंबल लगा देंगे तो क्या बता देगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और नीचे क्या है आपका, टाइम है, क्या है जी, टाइम। और आप जानते हैं जब ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा। टाइम बढ़ा तो रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, और ये आपका टाइम जीरो, t बराबर 0 पर उस समय आपका ये A0 है, A0 कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत वाला, एकदम उस वक्त शुरुआत वाला, t बराबर 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और इस वक्त प्रोडक्ट नहीं बनता है, इस वक्त प्रोडक्ट नहीं बनता है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो टाइम बढ़ा तो रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट वाला भी आगे हम ग्राफ बताएंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं इसी में t बराबर T1 और t बराबर T2 दो टाइम हम कंसीडर करते हैं, और ये दोनों फाइनाइट टाइम है, मतलब दोनों के बीच का हम लोग गैप निकाल सकते हैं। तो हम लोग को एवरेज रेट निकालना है ग्राफ से, तो t बराबर T1 पे कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए। तो t बराबर T1 पर देखो, इधर आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इधर मिल जाएगा, इसको मान लेते हैं C1। t बराबर T2 पर कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा इधर, इसको बोलते हैं C2। अब हम लोगों को निकालना है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा बताओ, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन का गैप और टाइम का गैप निकालिए। तो यही आप गैप बता दीजिए कितना होगा। तो कैसे निकालिएगा गैप, तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये फाइनल टाइम, तो फाइनल टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C2 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इनिशियल टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1, ये हो गया। और इसी का नाम हम दे देंगे डेल्टा C, ठीक है। तो ये आप C2 और माइनस C1 ऊपर रख दीजिए,
फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम T2 माइनस T1, लेकिन एक मामला गड़बड़ा गया, C2 छोटा है और C1 देखो बड़ा है। ये C2 छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए ये आंसर क्या देगा, निगेटिव। इसलिए निगेटिव देगा तो फिर यहाँ पर आपको एक निगेटिव लगा देना पड़ेगा ताकि आंसर क्या मिल जाए, पॉजिटिव। तो ग्राफ भी बता दिया कि रिएक्टेंट वाले में निगेटिव लगाते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो ग्राफ से भी क्लियर हो गया कि रिएक्टेंट में क्या लगाते हैं, निगेटिव। तो जब भी एवरेज रेट निकालना है ग्राफ से, दोनों टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन पता कर लीजिए और डिफरेंस निकाल लीजिए, टाइम का डिफरेंस निकाल के फिर डिवाइड कर दीजिए। इसको आप नोट कर लें। एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, केस नंबर 2। केस नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं, एवरेज रेट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बताइए, ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अब दो टाइम कंसीडर करो, T बराबर T1 और T बराबर T2। एवरेज रेट निकालने के लिए दोनों टाइम के बीच का अच्छा खासा गैप होना चाहिए। इस T1 पे हम क्या मान लें, C1, और इस T2 पर क्या मान लें, C2। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ये टाइम T बराबर T1 से इधर जा रहे हैं तो टाइम आपका बढ़ रहा है। तो टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। तो टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। इसलिए C1 क्या हो जाएगा, छोटा, और C2 क्या हो जाएगा, बड़ा। अब एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस और टाइम का डिफरेंस। तो पहले हम निकालते हैं डेल्टा C, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस। तो क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, ये फाइनल हो जाएगा और ये इनिशियल। अब बताओ, C2 बड़ा है, C1 छोटा है, तो आंसर क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। ठीक, डेल्टा T निकाल लीजिए, T2 माइनस T1, ये भी आंसर क्या देगा, पॉजिटिव। और आप जानते हैं कि जो रेट होता है, ये रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज। ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो एवरेज रेट जब हम निकालने जाएंगे तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 करना होगा, और C2 माइनस C1 का आंसर खुद ही पॉजिटिव है, T2 माइनस T1 का आंसर खुद पॉजिटिव है। तो इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि प्लस लगा दीजिए, ताकि बताना चाहता है कि ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट वाले में पॉजिटिव लग जाता है। ठीक है, तो इस डेटा से पता चल गया कि प्रोडक्ट वाले में प्लस लगाया जाता है। अब इसका ग्राफ जरा मैं ड्रॉ कर दूं। ये देखिए, आपका ये कौन सा एक्सिस है, टाइम एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सिस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सिस। अब जरा बताइए, ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोडक्ट बढ़ता है, मतलब टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो ये ग्राफ इसका कुछ ऐसे होगा, क्योंकि देखो टाइम बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहा है। और इसी में दो टाइम कंसीडर कर लेगा, T1 और T2। इसी दोनों टाइम के बीच में आपसे रेट पूछेगा। जब दो टाइम के बीच में, लेकिन दोनों टाइम के बीच में गैप क्या होना चाहिए, फाइनाइट। हम डेफिनेशन में लिखवा चुके हैं। तो फाइनाइट टाइम के बीच के गैप में जब रेट पूछेगा तो वही एवरेज रेट पूछेगा। एवरेज रेट ही होता है, फाइनाइट टाइम के बीच का जो गैप होता है उसके बीच में जो रेट पूछेगा वो एवरेज ही होता है। तो T1 पे क्या निकाल लो, C1 निकाल लो, और T2 पर क्या निकाल लो, C2 निकल जाएगा। आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी एवरेज रेट निकालेंगे दोनों टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा। अब बताइए, इस दोनों के बीच में गैप निकालिए, कॉन्सेंट्रेशन के बीच में गैप। तो ये फाइनल C2 है। देखो कैसे पता करेंगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कौन है, ये फाइनल टाइम है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल T1 इनिशियल है, तो इस पे C1 है तो इसको घटाना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी को बोलते हैं डेल्टा C, और ये खुद पॉजिटिव दे दिया इसमें आंसर। देख लो, C2 बड़ा है, C1 छोटा है, और इस दोनों का बीच में गैप क्या हो गया टाइम का, T2 माइनस T1, इसी को बोलते हैं डेल्टा T। तो अब इस ग्राफ से अगर निकालना होगा एवरेज रेट, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, मतलब C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1, और इसमें क्या करना है, प्लस लगा दीजिए, क्योंकि प्लस से आंसर मिलने वाला है। तो ये ग्राफ हो गया आपका प्रोडक्ट वाला। तो रिएक्टेंट वाला ग्राफ घटता है, प्रोडक्ट वाला ग्राफ बढ़ता है।
तो एवरेज रेट में दोनों टाइम के पर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा और टाइम के बीच में अच्छा खासा गैप होगा, फाइनाइट गैप, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जरा इसको आप पहले नोट कर लें। बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट। तो एक बात पहले समझ लीजिए, एवरेज रेट जो मैं बताया हूं, जैसे मान लेते हैं कि 10 सेकेंड से 20 सेकेंड आपका टाइम दे दिया, 10 से 20 फाइनाइट टाइम है, इसके बीच के गैप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बात लगेगी एवरेज रेट की। किसकी? एवरेज रेट की। जब अगर आपसे पूछ दिया क्वेश्चन में कि ये 10 सेकेंड है, 10 से एकदम पास में ही 10.0001 सेकेंड, मतलब 10 और फिर 10.001, माने इस दोनों के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो गैप नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। तो हम कह सकते हैं ऐसा सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं, क्यों उल्लू बना रहे हो भाई? 10 से 10.001 सीधे हम बोल देंगे, सीधे बोल दो कि 10 सेकेंड पे रेट बताइए। 10 से 10.00001, तो ये दोनों पास में ही वैल्यू होगा, तो सीधे सीधे हम बोल देंगे भाई 10 पे ही निकाल लो, आंसर जो आएगा वही होगा। तो जब काफ़ी स्मॉल गैप वाला टाइम पर रेट पूछे तो उस वक़्त ही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है इंस्टेंटेनियस रेट का। और जब लार्ज चेंज टाइम वाले में पूछे तो एवरेज रेट लगाते हैं। और इसी स्मॉल गैप को हम ट्रीट कर लेंगे कि भाई स्मॉल गैप को अब तुम ऐसे मान लो कि 10 पे ही निकालेंगे रेट, ठीक है। तो वही तो बात है, रेट मेजर्ड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पर, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, दो टाइम के बीच में नहीं, पार्टिकुलर ही पॉइंट मान लेंगे। इसको बताओ क्या मान लेंगे? पार्टिकुलर ही पॉइंट मान लेंगे। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट। इसमें क्या था कि दोनों टाइम पर हम अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन निकालते थे, तब एवरेज रेट निकाले थे। अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे पूछेगा रेट तो हम तो समझ जाएंगे, पॉइंट पे जब पूछ रहा है तो हम समझ जाएंगे इंस्टेंटेनियस ही पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पता नहीं करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ जो देगा सवाल में, उस ग्राफ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट एट दैट टाइम इन द गिवन ग्राफ। जिस पॉइंट पर पूछेगा उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन तो एवरेज वाले में निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो खास टाइम पर आपसे रेट पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट बराबर इसी में लगता है डी, स्मॉल डी इसी में लगता है इंस्टेंटेनियस में ही। और ये प्लस माइनस दोनों साइन हम इसलिए लगा रहे हैं कि माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे रिएक्टेंट के लिए, अब प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट के लिए। और यही आपका इस केस में यही आंसर देगा स्लोप। जो ग्राफ का स्लोप आएगा, जो टेंजेंट का स्लोप आएगा, उसी स्लोप को बोलते हैं डीसी बाई डी, ठीक है। और स्लोप आप जानते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग टैन थीटा। तभी मैं ग्राफ से पूरा बात समझा देता हूँ, पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। लेकिन इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए फिर दो केस बनाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। अब जरा देखें ध्यान से, केस नंबर 1 हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? रिएक्टेंट। इंस्टेंटेनियस रेट देखने जा रहे हैं रिएक्टेंट के केस में। तो हम मान लेते हैं ये क्या हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट के लिए। तो क्या हो जाएगा, डीसी बाई dt। और रिएक्टेंट में क्या लग जाता है, माइनस, क्या लगेगा, निगेटिव के साइन। तो अब देखते हैं निगेटिव कैसे लगेगा, कैसे निगेटिव इसमें आता है। रिएक्टेंट वाले में निगेटिव, यहाँ पर भी हम प्रूफ करेंगे कैसे निगेटिव आता है और कैसे इंस्टेंटेनियस रेट निकालते भी हैं। तो देखिए ध्यान से देखो, तुम जानते हो कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। लो, और ये t बराबर 0 पर ये A0 कॉन्सेंट्रेशन है शुरुआत वाला। किसी ने कहा कि हमको सिर्फ और सिर्फ t बराबर T1 पर, दो टाइम के बीच में नहीं, सिर्फ एक टाइम पर, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इस पर रेट बताओ। तो तुम समझ जाना कि जब एक टाइम पे पूछेगा तुम समझ जाना कि इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो फिर इसी टाइम पर तुम इस ग्राफ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देना। इसी पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर देना, टेंजेंट। इसी ग्राफ के जिस टाइम पे पूछेगा
ऊपर लेके जाओ और यही ग्राफ पर ये पॉइंट दिखा दो और इस पर क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस टेंजेंट का अपना एक्स एक्सिस के साथ में एंगल होगा। ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा है। अब इस एंगल का तुम tan थीटा निकालो। क्या निकालो? tan थीटा। माने थीटा तो पता चल जाएगा। अब इसी का tan थीटा निकाल दीजिए। ऐसे मान लेते हैं अगर 120 है तो tan 120 निकाल दो। सबको पता है कि tan में जब ऑब्ट्यूज एंगल रखेंगे तो ये आंसर क्या देगा? निगेटिव। क्या आंसर देगा? निगेटिव। और इसी tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। और इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? dc बाई dt। dc बाई dt। और इसी dc बाई dt को क्या बोलेंगे हम लोग? इंस्टेंटेनियस रेट। और किसके रिस्पेक्ट में? तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन मामला क्या है कि ये dc बाई dt तो इंस्टेंटेनियस रेट है और इसका आंसर क्या मिल रहा है ग्राफ को देखकर? निगेटिव। लेकिन रेट तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे? माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जैसे माइनस लगाएंगे, देखो पहले क्या था? निगेटिव आंसर दे रहा था। माइनस लगा देंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस। ये स्लोप क्या दे रहा था? पहले निगेटिव आंसर। फिर जैसे पीछे माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस। और इसमें ये tan क्या दे रहा था? निगेटिव दे रहा था। माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस। तो बताओ, इस ग्राफ में खुद बता दिया कि रिएक्टेंट वाले ग्राफ में जब इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो dc बाई dt के पीछे माइनस लगाना पड़ेगा। तो आपको तो पहले ही से पता है कि रिएक्टेंट में माइनस लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अब मैं बताता हूँ प्रोडक्ट, पहले इसको नोट कर लें आप लोग। चलते हैं जरा देखते हैं केस नंबर 2। हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट देखने जा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। आपको पता है इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम लिखने जाएं प्रोडक्ट वाला में तो dc अपॉन dt, इसमें प्लस साइन लगता है, इसमें नेगेटिव की बात नहीं होती है। अब इस बात को जरा देखते हैं ग्राफ से कि प्रोडक्ट वाले ग्राफ से कैसे इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हो गया तुम्हारा टाइम, ये हो गया प्रोडक्ट वाला ग्राफ। टाइम बढ़ने से प्रोडक्ट बढ़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका t बराबर 0 इनिशियल टाइम। अब मान लेते हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियस रेट पूछे, रेट तो हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। बस रिएक्टेंट में माइनस लगाते हैं, प्रोडक्ट में प्लस लगाते हैं। तो t बराबर t1 पर अगर पूछे तो मैं क्या बताया हूँ? यहाँ पे ग्राफ पे मार्क करेंगे, इस पॉइंट पर एक पॉइंट मार्क करेंगे और इस पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। फिर इस टेंजेंट का हम x एक्सिस के साथ में क्या निकालेंगे? एंगल। क्या निकालेंगे? एंगल। इसी एंगल को बोलते हैं स्लोप एंगल। जब ये एंगल निकाल लेंगे तो इसी का निकालेंगे tan थीटा। अच्छा, अब जरा देखो, ये जो तुम्हारा एंगल है ये एंगल एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल। जब tan के अंदर एक्यूट एंगल डालेंगे तो ये आंसर देता है पॉजिटिव। इसी को बोलते हैं स्लोप। इसी स्लोप को बोलते हैं dc अपॉन dt। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन आंसर क्या दे रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लगा दीजिए, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम खुद बताओ कि प्रोडक्ट में पॉजिटिव लगता है, ग्राफ भी बता दिया कि आंसर पॉजिटिव आएगा, अब पॉजिटिव साइन लगेगा। तो प्रोडक्ट वाले में ऐसे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लें। फिर तीसरा भी होता है रेट जिसका नाम है इनिशियल रेट, उसको भी मैं समझाता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें। इनिशियल रेट, ये कोई इनिशियल रेट उतना रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना समझ लो ये भी आपका इंस्टेंटेनियस रेट ही है। जब t बराबर 0 पर पूछ दे, खास t बराबर 0 पर, तो इनिशियल रेट होगा। मतलब रेट एट द स्टार्ट, मतलब t बराबर 0 ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा है t बराबर 0 पर, उस वक्त जो रेट पूछेगा वो इनिशियल रेट है। अब वो क्या हो जाएगा? R0, मतलब 0 टाइम पर, प्लस माइनस dc अपॉन dt। अब बताओ dc अपॉन dt तो इंस्टेंटेनियस है और t बराबर 0, तो इंस्टेंटेनियस वाला ही में ही अगर t बराबर 0 पर पूछ दे तो इनिशियल नाम उसका दे दिया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीज। जाहिर सी बात है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा विथ टाइम एज फॉलोज।
वो दिया है आपका इक्वेशन ये c बराबर 5 प्लस 30t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, मतलब इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है रिएक्टेंट, घट रहा है। t इसमें सेकेंड में है। कैलकुलेट इनिशियल रेट एंड रेट एट t बराबर 2 सेकेंड। तो इनिशियल रेट t बराबर 0 पर, ये t बराबर 2 पर पूछ रहा है, तो ये तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, खास टाइम पर पूछ रहा है। ये तो इनिशियल रेट आपका हो गया, ठीक है। इसका ये लिख देते हैं c बराबर 5 प्लस 30t स्क्वायर, 30 है, 30t स्क्वायर, टी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, टी स्क्वायर नहीं है, इसको जरा हटा लें, टी स्क्वायर नहीं है। हाँ, तो अब एक काम करो, अब देखो इनिशियल रेट में भी डी सी अपॉन डी टी है, इंस्टेंटेनियस में भी डी सी अपॉन डी टी है, तो पहले इसका डी सी अपॉन डी टी निकालो। अब सबको पता है कि डी सी अपॉन डी टी क्या है, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो निकाल दो। 5 का क्या हो जाएगा, 0 कांस्टेंट है, और ये 30 हो जाएगा, टी का कितना हो जाएगा 1 और माइनस 10t हो जाएगा। तो डी सी अपॉन डी टी का 30 माइनस 10t, ये आ गया आपका डी सी अपॉन डी टी। ये डी सी अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस में भी आता है और इनिशियल में भी आया है। अब पूछ रहा है आपसे क्या कि इनिशियल रेट निकालें, क्या निकालें, इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट का मतलब ये हुआ कि इसी डी सी अपॉन डी टी का वैल्यू बता दीजिए कब, जब t बराबर 0 हो, t बराबर 0। तो अब इसमें आप t बराबर 0 पुट कर दो, तो 30 माइनस 10 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा आपका। ये आपका इनिशियल रेट हो जाएगा। और दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है कि रेट पूछ रहा है एट t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पे आपसे रेट पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप जानते हैं कि मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है रेट का यूनिट, लगाना पड़ेगा यूनिट। t बराबर 2 सेकेंड पर, तो डी सी अपॉन डी टी, टी बराबर 2 सेकेंड पे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी डी सी अपॉन डी टी में 2 पुट कर देंगे, 30 माइनस 10 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 10, मतलब 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो इनिशियल रेट हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, ये टी बराबर 2 सेकेंड इंस्टेंटेनियस है क्योंकि खास टाइम पर पूछ रहा है, और टी बराबर 0 तो आपका वो इनिशियल हो गया। दोनों में डी सी बाई डी टी है, तो बड़े चालाकी से हम डी सी बाई डी टी निकाल के टी बराबर 0 पुट करके इनिशियल निकाल दिए हैं, और टी बराबर 2 पुट करके हम इंस्टेंटेनियस निकाल दिए हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लें। एक क्वेश्चन आपको ग्राफिकल क्वेश्चन दिए, यहाँ से एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द एवरेज रेट, 400 से 800 टाइम के बीच में निकालना है, तो बताओ फाइनाइट टाइम है कि नहीं, ये तुम खुद बताओ। ये जो ग्राफ बना के आपको दिया है ये रिएक्टेंट के ग्राफ है कि नहीं। एक वाई एक्सिस पर क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेशन, और ये कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, ग्राफ हम देख के ही बता रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट का ग्राफ घटता है, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है, किसका है, रिएक्टेंट का। तो ग्राफ में दिया, थोड़ा सा ग्राफ को आपको सही से बनाना है। ये देखो, सबसे पहले बारी बारी से आपको हम समझाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट 400 सेकेंड टू 800 सेकेंड। बताओ, ये खुद जो टाइम का गैप दिया है 400 टू 800, अगर रेट पूछता ये खुद हम बोल देते कि एवरेज रेट ही निकलेगा क्योंकि इस दोनों टाइम के बीच में गैप है। अब बताओ 400 पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 400 पर कॉन्सेंट्रेशन है 0.06, 800 पर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, देखो 800 पर कॉन्सेंट्रेशन 0.02। अब वही पूछ रहा है कि निकाल दीजिए एवरेज रेट, तो निकाल दीजिए, क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.02 माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और आप जानते हैं ये ग्राफ रिएक्टेंट का है, तो रिएक्टेंट वाले में क्या लग जाता है, माइनस। तुम खुद यहाँ से भी देखो कि ये घटाओगे तो निगेटिव आंसर आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर 0.04 हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा, नीचे 400 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 0.04 अपॉन 400, सिंप्लीफाई कर लेना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत। तो ये ग्राफ खुद रिएक्टेंट वाला है क्योंकि रिएक्टेंट का ग्राफ घटता है,
तो इसलिए माइनस लग गया, तो ये एवरेज रेट निकल गया। अब निकालते हैं इंस्टेंटेनियस, जरा इसको नोट करो जल्दी फटाफट। अब निकालते हैं इसका इंस्टेंटेनियस रेट। अब तुम खुद देखो, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है एक खास टाइम पर पूछेगा, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एट 600 टाइम। तो 600 पर पूछ रहा है, तो एक खास टाइम है, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस। जब खास टाइम पे पूछेगा तो ग्राफ पे पॉइंट मार्क करेंगे और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में टेंजेंट ड्रॉ करके दिया है, देखो ये टेंजेंट आपको क्वेश्चन में ड्रॉ करके दिया है, इसी टेंजेंट से हम लोग काम करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस DC अपॉन DT, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना पड़ेगा, DC अपॉन DT। अब बताओ DC अपॉन DT को तो ही बोलते हैं स्लोप tan थीटा। क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं स्लोप tan थीटा, इसी को बोलते हैं tan थीटा। अब जरा बताओ ध्यान से, इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग को निकालना है किस टाइम पर, 600 पर, 600 सेकेंड पर। तो tan थीटा अगर निकाल लेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगा। तो tan थीटा निकाल दीजिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। अब बताइए किस पे पूछ रहा है, 600 पर, तो 600 पर टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। अब ये टेंजेंट बताओ इस पॉइंट पर कट कर रहा है और इस पॉइंट पर कट कर रहा है, बताओ ये पूरा राइट एंगल ट्रेंगल बनाया कि नहीं बनाया। देखो तो ये पूरा राइट एंगल ट्रेंगल बना कि नहीं बना, राइट एंगल ट्रेंगल। तो राइट एंगल ट्रेंगल के लिए 90 हो गया, तो tan थीटा के लिए क्या होता है, tan थीटा बराबर P/B, मतलब ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पर कट कर रहा है कितना, 0.085 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, बेस 800, ये 25 हो जाएगा। इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना, यही आंसर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, और इसी को लिख दो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आंसर आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। तो अगर ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करके दिया है तो हम tan थीटा सिंपल निकाल देंगे, उसी tan थीटा के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर माइनस नहीं लगाए हैं। बाबू दरअसल बात क्या है कि tan थीटा का आंसर खुद पॉजिटिव दिया है, तो माइनस लगाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा ना, इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको रेट क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव चाहिए होता है ना। तो खुद पॉजिटिव आ गया तो छोड़ दीजिए, इसको आप नोट कर लें। एक और क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 5 to 15 सेकेंड। खुद तुम सोचो 5 से 15 सेकेंड, दो टाइम है कि नहीं, दोनों का बीच में गैप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फाइनाइट गैप। तो जब फाइनाइट गैप निकल जाएगा तो यहीं पर तो आता है एवरेज रेट का कॉन्सेप्ट। अगर एक टाइम पे पूछता तो इंस्टेंटेनियस होता, और जब दो टाइम के बीच में पूछेगा तो उसी को तो बोलते हैं एवरेज रेट। अब बताइए ग्राफ दिया है, बताओ ग्राफ तो घट रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ रिएक्टेंट का है, ये ग्राफ किसका है, रिएक्टेंट का है। अब तुम खुद बताओ कि रिएक्टेंट में इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, अमोनिया है NH3। बताओ रिएक्टेंट क्या है, NH3। तो ग्राफ रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट यहाँ पर NH3 है। कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 5 to 15 सेकेंड, मतलब आपसे कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, किसी खास का नहीं पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T हो गया। अब कोफिशिएंट कितना है, 2, तो यहाँ पर 1/2 लिखना पड़ेगा और निगेटिव के साइन लगाना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जब रिएक्शन देगा और रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो आपको कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, कोफिशिएंट से डिवाइड आपको करना पड़ेगा। तो हम कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए क्योंकि रिएक्शन दिया था, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन में तो कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। आगे भी N2 और H2 से भी लिख सकते हो, लेकिन NH3 रिएक्टेंट है, इसका डेटा ग्राफ में दिया है, इसलिए यहाँ तक आप छोड़ दीजिए। अब जरा देखो 1/2, ये निगेटिव को यहाँ पर लिखो, डेल्टा मतलब चेंज, NH3 का मतलब NH3 का चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। बताइए टाइम कितना, 5 to 15 में पूछ रहा है, तो फाइनल टाइम 15 है,
तो इस पे फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा 0.2 माइनस इनिशियल टाइम कितना 5, तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा 0.6 अपॉन 15 माइनस 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस 1/2 माइनस ये कितना आ जाएगा माइनस 0.4 और नीचे कितना आ जाएगा 10, तो ये माइनस माइनस प्लस 0.4 अपॉन 20 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया आपका, लिख लो 0.02 होगा, 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 0.02 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन था, इसका पूरा हम कॉन्सेप्ट बता दिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अब तक 4 लेक्चर में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बात किए हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे, तो उसमें केमिकल काइनेटिक्स में जो सेकेंड पार्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोग पहला पार्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए।